कभी सोचा है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा प्रोपेगेंडा का एक बहुत शक्तिशाली जरिया कैसे बन सकती हैं? आज हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। हम एक सोर्स के एनालिसिस को देखेंगे जिसमें एक असल फिल्म धुरंधर की आलोचना की गई है। लेकिन इस पूरी बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए सोर्स एक काल्पनिक फिल्म का उदाहरण देता है। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं। तो सोर्स हमें एक कहानी इमेजिन करने को कहता है। सोचिए एक स्पाई फिल्म है। हीरो एक जासूस है जिसे ऑपरेशन भवंडर नाम के एक मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। और यही काल्पनिक कहानी प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है इसे समझने की चाबी है। कहानी में हमारा जासूस अपनी जान जोखिम में डालकर एक बहुत बड़ी खुफिया जानकारी हासिल करता है। उसे ये पता चलता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सेना के एक काफिले पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। जासूस ये जानकारी फौरन अपने सीनियर्स तक पहुंचाता है और ये बात सीधे काल्पनिक प्रधानमंत्री श्री सुरेंद्र गोभी तक पहुंचती है। उन्हें हमले के बारे में एक दो नहीं बल्कि 11 अलग अलग इंटेलिजेंस वार्निंग्स दी जाती हैं और ये सलाह भी दी जाती है कि काफिले को सड़क के रास्ते से न भेजा जाए। लेकिन इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद हमला हो जाता है। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है जिसमें प्रधानमंत्री गोभी को आईएसआई चीफ से ये कहते हुए सुना जाता है कि चुनाव जीतने के लिए इस हमले को होने दिया जाए। फिल्म सीधे सीधे प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल फायदे के लिए एक देशद्रोही के तौर पर दिखाती है। तो ये जो काल्पनिक फिल्म भवंडर है, ये उस चीज का एक परफेक्ट उदाहरण है जिसे सोर्स एक असरदार प्रोपेगेंडा बनाने की खास तकनीक कहता है। चलिए अब इस तकनीक को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। सोर्स इस तकनीक को एक बड़ा मजेदार नाम देता है, निंजा तकनीक। इसका तरीका बहुत सीधा है। असली घटनाओं को उठाइए और उनमें फिक्शन यानी कल्पना का तड़का लगा दीजिए। नतीजा, देखने वालों के लिए सच और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। और अगर कोई सवाल उठाए तो बनाने वाले आसानी से कह सकते हैं, अरे ये तो बस एक फिल्म है। ठीक है, तो अब ये निंजा तकनीक तो समझ आ गई। अब काल्पनिक फिल्म से हटते हैं और उस असल फिल्म पर आते हैं जिसका सोर्स विश्लेषण कर रहा है, धुरंधर। सोर्स का तर्क है कि इस फिल्म में भी कथित तौर पर इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सोर्स निंजा तकनीक का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण देता है। देखिए कैसे एक असली घटना को पूरी तरह से घुमा दिया गया। 2011 में एक खबर आई थी कि एक ब्रिटिश कंपनी ने भारत को खराब क्वालिटी का नोट पेपर सप्लाई किया था। फिल्म ने इस सच को उठाया और उसे एक काल्पनिक कहानी में बदल दिया जिसमें एक मंत्री को देशद्रोही दिखाया गया है जो जानबूझकर ऐसा करता है, जबकि असल में ऐसे किसी भी आरोप का कोई सबूत कभी नहीं मिला। सोर्सी की आलोचना सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं रुकती। उनका तर्क है कि ये फिल्म इंस्टीट्यूशंस और यहाँ तक कि आम लोगों को भी गलत तरीके से दिखाती है। सोर्स के मुताबिक फिल्म में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बहुत अजीब तरह से दिखाया गया है। उन्हें कथित तौर पर सरकार के देशद्रोह के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो 10 साल तक चुपचाप बैठे रहते हैं। ये बात न सिर्फ उन ऑफिसर्स के किरदार पर बल्कि पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा करती है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है जैसे कोई एक खास सरकार ही देशद्रोही थी। इस तर्क के जवाब में सोर्स हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर दुर्भाग्य से किसी एक सरकार की बात नहीं रही है। चाहे वो कंधार हाईजैकिंग हो, 26/11 का हमला हो या फिर उरी और पुलवामा, ऐसी चूकें अलग अलग सरकारों के समय में हुई हैं। सोर्स कुछ और भी गहरी बातों की तरफ ध्यान खींचता है। उनका तर्क है कि फिल्म में कथित तौर पर डॉग विस्लिंग का इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसे मैसेज देना जो एक खास ग्रुप को तो समझ आए लेकिन बाकी लोगों को नहीं। और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय है जैसे डायलॉग्स के जरिए ये आरोप है कि फिल्म हम बनाम वो की कहानी बनाकर समाज को बांटने का काम करती है। अब ये विश्लेषण थोड़ा और गहरा होता है और कुछ बड़े सवाल पूछता है। फिल्म बनाने वालों की क्या जिम्मेदारी है? और हम जो दर्शक हैं, हम स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा को कैसे देखते हैं? मशहूर क्रिटिक सुसान सोंटेग ने एक बार कहा था, और सोर्स उनकी बात का इस्तेमाल करता है, कि अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कम नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कला, उसकी बनावट उसे और भी ज्यादा भरोसेमंद और असरदार बना देती है। सोर्स एक ऐतिहासिक तुलना भी करता है। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रेफेनस्टाल की तरह, जो खुद को सिर्फ एक कलाकार बताती थी, ये तर्क दिया जाता है कि आर्टिस्टिक मेरिट किसी बनाने वाले को उसके काम के सामाजिक असर की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती।
और ये आलोचना सिर्फ फिल्म बनाने वालों तक ही नहीं रुकती। सोर्स उन एक्टर्स पर भी सवाल उठाता है जो ऐसी फिल्मों में काम करते हैं। क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, या वो सिर्फ पैसों के लिए काम करने वालों की तरह हैं जो किसी भी तरह का काम कर लेंगे? और अब सोस एक सवाल सीधा हम सबसे पूछता है, हमें इतनी ज्यादा हिंसा वाली फिल्में देखने में मजा क्यों आता है? क्या ये वायलेंस की कोरियोग्राफी का आकर्षण समाज में मौजूद किसी गहरी हताशा या गुस्से की तरफ इशारा करता है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं, जो प्रोपेगेंडा की प्रकृति के बारे में सोर्स की अंतिम चेतावनी पर आकर रुकता है। सोर्स का जो आखिरी तर्क है वो एक बहुत पावरफुल चेतावनी है। वो हमें याद दिलाते हैं कि प्रोपेगेंडा एक दो-धारी तलवार की तरह है। जो स्टैंडर्ड्स आज दूसरों के लिए सेट किए जा रहे हैं, कल जब वक्त का पहिया घूमेगा तो वही स्टैंडर्ड्स बनाने वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये विश्लेषण हमें इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म की आलोचना नहीं है, बल्कि मीडिया, ताकत और सच के बारे में एक बड़ा सवाल है। अगर प्रोपेगेंडा एक हथियार है, तो क्या कोई भी इसके निशाने पर आने से बच सकता है?